नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त और अपनी अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। मैं वंदना वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था संधि, उसमें हमने स्वर संधि और व्यंजन संधि कंप्लीट कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। विसर्ग संधि। विसर्ग के बाद सबसे पहले हम आपको बता दें, जो विसर्ग है उसकी उसका जो चिन्ह होता है वो होता क्या है। विसर्ग संधि का जो चिन्ह है, ऐसे दो बिंदी रखी होती है, ये है हमारी विसर्ग संधि। यहाँ पर आप देख सकते हैं हर जगह लगा हुआ है। हमने वर्णमाला में देखा था, एक दो वर्ण देखे थे आयोग वाह वाले। तो एक हमारा था अंग और एक था आहा। ठीक है, ये एक ऐसे था और एक ऐसे। ठीक है, तो ये होगी, ये दोनों हमारे आज जो दो आयोग वाह हैं, यही हमारे क्या कहलाते हैं, यही हमारे विसर्ग वर्ण भी कहलाते हैं। ठीक है, तो ये इन्हीं का यहाँ पर क्या है, इन्हीं दो वर्णों को ही क्या कहते हैं, आयोग वाह कहते हैं और विसर्ग वर्ण भी कहते हैं। ठीक है, तो अब इन्हीं दोनों मात्राओं का यहाँ पर खेल है, समझ लेंगे और जो भी वर्णमाला वाला चैप्टर किए होंगे वो समझ जाएंगे अच्छे से। ठीक है, तो विसर्ग संधि में क्या बताया गया है, मतलब विसर्ग संधि की जो परिभाषा है उसे देख लेते हैं। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग, ठीक है, विसर्ग के बाद स्वर वर्ण आए या व्यंजन वर्ण आए, इन दोनों के आने के बाद जो विसर्ग में परिवर्तन होता है या विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, हम विसर्ग संधि कहते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला उदाहरण है नी। तो नी में ये जो दुबिंदी लगी हुई है, इसे ही हम क्या कहते हैं, विसर्ग बोलते हैं। कि अब क्या बोलते हैं, उसको विसर्ग बोलते हैं। ठीक है, तो अब विसर्ग के बाद क्या आ रहा है, स्वर वर्ण आ रहा है, आ रहा है। तो विसर्ग और इन दोनों को जब मिलाया जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा विसर्ग संधि कहलाएगा। तो निधन आहार क्या हो जाएगा, निराहार हो जाएगा। निधन आहार निराहार हो जाएगा। अब ये कैसे हा आ गया, यहाँ रा आ गया, कैसे क्या हुआ, ये आगे हम नियम में देखेंगे। अभी केवल समझ लेते हैं, केवल जो हमारे विसर्ग संधि की जो परिभाषा दी गई है उसे हम समझते हैं यहाँ पर कि क्या बताया गया है हमारी परिभाषा में। इन्होंने कहा है परिभाषा में कि विसर्ग के बाद ये जो विसर्ग वर्ण दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके बाद, ठीक है, ये जो बिंदी रखी हुई, इसके बाद में स्वर वर्ण आए या व्यंजन वर्ण आए, तो इनके मेल से जो परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, सॉरी, विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा क्या, निधन आहार, तो क्या हो गया, निराहार हो गया। फिर हमारा क्या है, दुह धन आशा दुराशा, तपह धन भूमि तपोभूमि, मनः धन योग मनोयोग। अब हम विसर्ग संबंधी जो विसर्ग संधि के नियम है, कैसे यहाँ पर रा आ गया, कहाँ यहाँ पर ओ की मात्रा कैसे आ गई यहाँ पर, तो ये सारी चीज़ें हम नियम से देखेंगे कि नियम जो दिए गए हैं उसके माध्यम से समझेंगे। ठीक है, अभी हमने यहाँ पर केवल देखा था कि विसर्ग संधि कैसे बन जाती है। ठीक है, अब हमारा अगला क्या है, विसर्ग संबंधी, सॉरी, विसर्ग संधि के प्रमुख नियम। तो इनके प्रमुख नियमों में से पहला नियम क्या है, विसर्ग का ओ हो जाता है, विसर्ग ओ हो जाता है। यहाँ पर आप देखें, जो ये दो हमारा दो उदाहरण है, ये दोनों यहाँ पर विसर्ग दिया गया है ना, यहाँ विसर्ग दिया गया है और इसका ओ हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मनोयोग और तपोभूमि में। तो ये कैसे हो गया है, इसे हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो पहला नियम हमारा क्या है, विसर्ग का ओ हो जाता है, विसर्ग का ओ हो जाता है। क्या दिया गया है, यदि विसर्ग के पहले आ और बाद में आ अथवा प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण अथवा या अलावा हा हो तो विसर्ग का वो हो जाता है। देखिए क्या कह रहा है इसमें कि यदि विसर्ग के पहले आ और बाद में भी आ आए या प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण आए या अंतस्थ व्यंजन आए, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, विसर्ग का ओ हो जाता है। ठीक है, समझ में आया। फिर दोबारा देख लेते हैं, यदि विसर्ग के पहले आ और बाद में आ, ठीक है,
विसर्ग के पहले भी आ रहा है और विसर्ग के बाद भी आ रहा है। या प्रत्येक वर्ग, जो हमारे पांचों वर्ग थे व्यंजन के हम पढ़े हैं, उन पांचों वर्गों के जो तीसरा वर्ण है, चौथा वर्ण है और पांचवा वर्ण है, और साथ ही में जो हमारे अंतस्थ व्यंजन थे, इन वर्णों क्या हो, हाँ, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण अथवा यारा, लावा और हा हो तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, ओ हो जाता है। अब कैसे हो जाता है हम देख लेते हैं। मनः धन अनुकूल, मनः धन अनुकूल। अब यहाँ पर कैसे हो गया हम देखते हैं। देखिए क्या कहा गया है कि विसर्ग के पहले भी आ और विसर्ग के बाद भी आ हो, या प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो या अंतस्थ वर्ण हो। ठीक है, तो मना धन अनुकूल, तो यहाँ आ रहा है, यह है विसर्ग, और विसर्ग के पहले ना में भी आ रहा है, तो हमारा क्या होगा, क्या हो जाएगा, इसका ओ हो जाएगा विसर्ग का। तो जो विसर्ग ना पे लगा हुआ है, इस पर ना पर ओ की मात्रा लग जाएगी, तो क्या हो जाएगा हमारा, मनोकूल हो जाएगा, मनोनुकूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मनोनुकूल हो जाएगा। ठीक है, अगला है तपह धन बल, तपह धन बल। अब इसमें जो पा में लगा हुआ है विसर्ग, वो किस में बदलेगा, ओ में बदल जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो बा हमारा दिया गया है, ये किसका, ये तीसरा वर्ण है, किस वर्ग का, पांचवे वर्ग का ये तीसरा वर्ण है, तो किस में बदल गया, तपो बल में हो, जो विसर्ग है वो बदला ओ में, तो हमारा क्या हो गया, तपो बल हो जाएगा। फिर है तप धन भूमि, तप धन भूमि, तो क्या हो जाएगा हमारा, तपो भूमि हो जाएगा। ठीक है, फिर है पया धन, सॉरी, पया धन धन, पया धन धन, तो क्या हो जाएगा, पयो धन हो जाएगा। मना धन योग, क्या हो जाएगा, मनोयोग हो जाएगा, मना धन योग मनोयोग हो जाएगा। समझ गए होंगे, यहाँ या आ रहा है तो या रा ला वा हा, अगर आ रहा है विसर्ग के बाद तो विसर्ग किस में बदलेगा, वो ओ में बदल जाएगा। तो ये देखिए ना पर ओ की मात्रा लग गई, क्योंकि विसर्ग किस में बदल गया, ओ में बदल गया। ठीक है, अगला हमारा आधा, अब यहाँ पर देखते हैं, अधः धन गति, अधः धन गति, ये जो गा है पहले वर्ग का तीसरा वर्ण है, तो अधः धन गति किस, तो तीसरा वर्ण आ रहा है हमारा, वर्ग का तीसरा वर्ण है गा। ठीक है, तो जो हमारा सॉरी विसर्ग लगा हुआ है किस में बदल जाएगा, ओ की मात्रा में बदल जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अधोगति हो जाएगा। वयः धन वृद्धि, वयो वृद्धि हो जाएगा। पयः धन दा, पयोदि। मनः धन रथ, मनोरथ। मनः धन हर, मनोहर। ठीक है, तो आशा करती हूँ ये जो नियम है आपको समझ में आया होगा। अगर एक बार समझ में ना आए, एक बार देखने या पढ़ने पर, तो आप उसे दोबारा जरूर पढ़ लें और अपना नोट्स भी साथ में बनाते रहें, क्योंकि जब भी आपको रिवीजन करना होगा तो बार बार आप वीडियो नहीं देख सकते, ना ही इतना टाइम होगा आपके पास, और डाटा भी लिमिटेड होता है, ना कि वाईफाई कनेक्टेड चाहे जितना चलाओ है। तो एक बार आप पढ़ें, उसके बाद में नोट्स बनाएं, और जब रिवीजन करना हो तो अपने नोट्स से ही रिवीजन करें। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला। अब यहाँ पर कुछ अपवाद दिया गया है कि पुनः एवं अंत में विसर्ग का रा हो जाता है, जैसे पुनः धन मुद्रण, पुनर्मुद्रण। अंतः धन धान, अंतर्धान। पुनः धन जन्म, पुनर्जन्म। अंतः धन अग्नि, अंतराग्नि। ठीक है, तो इसमें अपवाद के रूप में क्या बताया गया है, अपवाद में ये बताया गया है कि जो पुनः और अंतः, पुनः और अंतः, ये दो जो शब्द हैं, ठीक है, ये इसमें जो विसर्ग लगता है वो रा, मतलब आधा रा में बदल जाता है। पुनः और अंतः, ये दो शब्द आप याद रखेंगे। पुनः और अंतः में जो विसर्ग लगा है, अगर उसका मेल किसी शब्द से कराया जाएगा, किसी वर्ड से होगा, तो वो जो पुनः और अंतः में जो विसर्ग लगा हुआ है किस में बदलेगा, आधा रा में बदल जाता है, जिसे रेफ बोलते हैं। यहाँ ऊपर लगा हुआ है, देख सकते हैं आप, यहाँ पर लगा हुआ है, ये देखिए, तो इसे आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। ठीक, विसर्ग का विसर्ग का र हो जाता है। कैसे हो जाता है देखते हैं। यदि विसर्ग के पहले आ को छोड़कर, ह्रस्व आ और दीर्घ आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो, और बाद में दीर्घ आ, ह्रस्व उ,
दीर्घ उ या तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या लावा में से कोई हो तो विसर्ग का रे हो जाता है। क्या हो जाता है? देखिए, कह रहा है इसमें कि यदि विसर्ग के पहले आ को छोड़कर, मतलब विसर्ग के पहले छोटा आ और बड़ा आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो और बाद में बड़ा आ, छोटा उ या बड़ा उ हो या वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो या जो हमारे अंतस्थ व्यंजन है वो हो तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? र हो जाएगा। मतलब आधा र रेफ वाला। ठीक है, आई बात समझ में? इतना क्या कह रहा है नियम? नियम ये कह रहा है कि यदि विसर्ग के पहले, ध्यान रखेंगे आप लोग, विसर्ग के पहले, अगर विसर्ग के पहले छोटा आ और बड़ा आ को छोड़कर, विसर्ग के पहले छोटा आ और बड़ा आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आए, मतलब मतलब छोटा आ और बड़ा आ को छोड़ दिया जाए, इन दोनों के बाद कोई दूसरा स्वर आए और बाद में बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ हो या प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो या हमारा जो अंतस्थ व्यंजन है या अलावा ये हो तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? रे हो जाएगा। मतलब रेफ वाला रे हो जाएगा। ठीक है, आधा रा लग जाएगा। ठीक, और आधा रा ही नहीं लगेगा। अब जिस प्रकार, जैसे मान लीजिए कि अब यहाँ पर चलिए उदाहरण में ही हम समझ लेंगे। हाँ, देख लेते हैं एक बार। आधा रा ही क्यों हो जाए? आधा रा ही नहीं जरूरी कि यही हो। अगर उसके बाद में जो हमारा विसर्ग है उसके बाद में क्या आ रहा है? दीर्घ आ रहा है, तो रा जो है वो पूरा लग जाए, बन जाएगा। क्यों? क्योंकि उस पर जब मतलब जब आधा रा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उसमें स्वर जो है वो नहीं है, मतलब स्वर रहित है। अब उसमें अगर रा का मेल, रा आ रहा है ना, आधा रा बन रहा है, लेकिन उसमें स्वर वर्ण का मेल हो रहा है बड़ा आ का, तो दो मात्रा लग रही है, तो इसीलिए रा पर मतलब जो रा है वो मतलब रेफ वाला रा नहीं लगेगा, पूरा रा लग जाएगा, क्योंकि उसमें स्वर वर्णों का मेल हो रहा है। तो स्वर वर्ण अगर किसी व्यंजन वर्ण में मेल हो रहे हैं तो पूरा बन जाता है, उसमें जो हलंत लगा होता है वो हट जाता है। आई बात समझ में? तो आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ पर तो रेफ बताई थी लेकिन यहाँ पूरा लगा हुआ है, तो पूरा किस कंडीशन में लगेगा? जब आपका मेल जो है किससे होगा? व्यंजन वर्ण, सॉरी, हाँ, स्वर वर्णों से होगा। विसर्ग का मेल किससे होगा? व्यंजन, सॉरी, विसर्ग का मेल किससे होगा? स्वर वर्णों से होगा। स्वर वर्णों से होगा तो पूरा भी बन सकता है, उस पर मात्रा भी लग सकती है और आधा भी बन सकता है। ठीक है, अगर व्यंजन वर्ण से मेल होगा तब तो वो आधा ही रहेगा। ठीक है, अगर स्वर वर्ण से मेल हो रहा है तो पूरा रा बनेगा। ठीक, देखिए पहला उदाहरण हमारा क्या है? निह धन आशा, निह धन आशा, निराशा। अब यहाँ आप पहला उदाहरण ही देख लीजिए, यहाँ देखें और यहाँ स्वर वर्ण है, तो यहाँ पर हमें केवल र हलंत वाला लगाना था। ठीक है, लेकिन यहाँ जब आ का मेल हो रहा है तो ये स्वर सहित हो जाएगा, तो हमारा कौन सा वर्ण बनेगा? रा पूरा बन जाएगा। ठीक है, तो स्वर सहित हो गया यहाँ पर, तो यहाँ आधा रा नहीं पूरा रा बन जाएगा और रा पर आ की मात्रा लग जाएगी, क्योंकि दीर्घ है तो यहाँ दो मात्राएं हैं। ठीक, बड़ा आ की मात्रा है यहाँ। निधन आशा, निराशा, निधन, निधन धन। अब यहाँ पर व्यंजन वर्ण आ रहा है तो अब यहाँ पर आधा रा लग गया है। क्यों लग गया? क्योंकि यहाँ व्यंजन व्यंजन वर्णों का मेल हो रहा है ना, मतलब विसर्ग का मेल किससे हो रहा है? व्यंजन से हो रहा है। अगर स्वर से यहीं पर हो रहा होता तो जो ये रा आधा यहाँ लगा हुआ ये पूरा लग जाता। जैसे अभी हमने पहला उदाहरण जो देखा था इसमें देखा कि निधन आशा, यहाँ स्वर वर्ण है ना, तो यहाँ पर आधा रा न लगकर पूरा रा लग गया है। अब यहाँ पर व्यंजन वर्ण है और विसर्ग का किससे मेल हो रहा है? व्यंजन वर्ण से हो रहा है, तो यहाँ पर जो रा लगेगा वो आधा बनेगा। ठीक है, तो निधन निधन धन, तो क्या हो जाएगा? निर्धन हो जाएगा। निधन बल, निर्बल। अब बात समझ में आई आपको कि कहाँ पर आधा बनेगा और कहाँ पर पूरा बनेगा? आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट में करके आप जरूर बताएंगे कि समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, फिर है निधन जन, तो क्या हो जाएगा? निर्जन हो जाएगा। आशीह धनवाद, आशीर्वाद हो जाएगा। अगला हमारा दुह धन बल, दुर्बल, दुह धन जन, दुर्जन, निधन धारणा, तो निर्धारणा हो जाएगा।
दुह धन उपयोग, दुह धन उपयोग। अब यहाँ पर क्या आ गया, स्वर वर्ण आ गया उ, तो भाई अब रा पर उ की मात्रा लग जाएगी तो रा तो पूरा बनेगा, तो क्या हो जाएगा, दुरुपयोग हो जाएगा। रा में उ की मात्रा लग गई तो दुरुपयोग हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारा दुह धन ऊह, दुह धन ऊह, क्या है, दुह धन ऊह, तो क्या हो जाएगा, दुरूह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दुरूह हो जाएगा। ठीक है, अब बात तो समझ में आई गई होगी ना कि ये स्वर वर्ण है और इससे विसर्ग का स्वर वर्ण से मेल हो रहा है, तो जो रा है उसमें जो भी वर्ण यहाँ पर रहेगा, चाहे छोटी ई हो, मतलब दीर्घ ई हो या ह्रस्व ई हो, उसी के हिसाब से मात्रा लग जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर बड़ा ऊ की मात्रा लग जाएगी तो दुह धन ऊह क्या हो जाएगा, दुरूह हो जाएगा। ठीक है, अगला हम देखते हैं अपना, अगला हमारा बही धन मुख बहिर्मुख हो जाएगा, वही धन मुख बहिर्मुख हो जाएगा। आशा करती हूँ ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं, हम तीसरा अपना नियम देख लेते हैं। तीसरा नियम हमारा क्या है, विसर्ग का क्षय हो जाता है, विसर्ग का क्षय हो जाता है, तो किस परिस्थिति में क्षय हो जाएगा इसे हम देख लेते हैं। देखिए क्या बताया गया है, यदि विसर्ग के पहले कोई स्वर हो और बाद में च छ या श हो तो विसर्ग का क्षय हो जाता है। ठीक है, क्या कह रहा है नियम, नियम ये कह रहा है कि विसर्ग के पहले कोई स्वर हो, मतलब जो भी जितने भी हमारे स्वर हैं 11, ठीक है, तो उनमें में से कोई भी स्वर आ जाए, लेकिन कब आ रहा है, विसर्ग के पहले आ रहा है और बाद में च छ या श हो तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, क्षय हो जाता है। कैसे हो जाएगा, निधन चिंता, निधन चिंता, च आ रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ च आ रहा है और यहाँ विसर्ग के पहले यहाँ जो ना पर मात्रा है किसकी है, स्वर संधि, सॉरी स्वर का है, तो यहाँ स्वर आ रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, निधन चित निश्चित हो जाएगा, निधन छल निश्चल, दुहधन शासन दुशासन, दुहधन चरित्र दुश्चरित्र हो जाएगा। आए बात समझ में, यदि विसर्ग के पहले कोई स्वर हो और बाद में च छ या श हो तो विसर्ग का से हो जाता है। ठीक, हमने उदाहरण भी देख लिया। अब चौथा नियम देखते हैं, विसर्ग का तालव्य हो जाना, विसर्ग का तालव्य हो जाना। विसर्ग के पहले ई उ और बाद में क ख ट ठ प फ में से कोई वर्ण हो, मतलब कि विसर्ग के पहले ई और उ हो और बाद में प्रत्येक वर्ग का, ठीक है, प्रत्येक वर्ग का नहीं, 3 वर्ग का, पहला दूसरा और तीसरे वर्ग का मतलब 3 वर्ग हो, पा फा कौन सा, का टा और पा, इन तीनों वर्गों में से इनके 2 वर्ण, ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगा ना, ऐसे हम याद करते हैं, विसर्ग के पहले ई उ और बाद में का खा टाटा टाठा पाफा हो। ठीक है, कोई भी वर्ण आ जाए तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, श हो जाता है, पिटचिरौआ सा जिसे बोलते हैं। विसर्ग के पहले क्या है, ई या उ आए और बाद में क्या है, का खा टा ठा पा फा में से कोई भी वर्ण आ जाए तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, पेटचिरौआ सा हो जाएगा। निधन कपट, निधन कपट का आ रहा है ना विसर्ग के बाद, तो क्या हो जाएगा, निष्कपट हो जाएगा। विसर्ग किस में बदलेगा, श में बदल जाएगा। निधन कंटक निष्कंटक हो जाएगा। धनु धन टंकार धनुष टंकार हो जाएगा। निधन ठुर निष्ठुर, निधन प्राण निष्प्राण, निधन फल निष्फल। अब इसमें एक विसर्ग भी आ रहा है, दुह धन, सॉरी अपवाद, दुह धन खा, तो ये दुख ही हो जाएगा, विसर्ग जो है ये नहीं बदलेगा और यहाँ पर जो नियम बताएगा वो नियम यहाँ पर नहीं लगेगा, तो ये किस में आ रहा है, अपवाद में आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं नीचे लिखा गया है। ठीक है, पांचवा नियम देख लेते हैं हम अपना। पांचवा नियम हमारा क्या है कि विसर्ग का दंतिसा हो जाता है, विसर्ग का क्या हो जाता है, दंतिसा हो जाता है। अब इस नियम में बताया क्या गया है ये भी देख लेते हैं। विसर्ग के बाद यदि ता या था हो तो विसर्ग का दंत सा हो जाता है। विसर्ग के बाद यदि ता या था हो तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, विसर्ग का श हो जाता है।
ठीक है, कौन सा सा? दंती सा। नमः धन्ते, नमः धन्ते। तो क्या कह रहा है कि विसर्ग के बाद ता या था होना चाहिए, तो विसर्ग के बाद ता आ रहा है, तो ता किस में बदल जाएगा? मतलब जो विसर्ग है यहाँ पर वो सा में बदल जाएगा, दंती सा में। तो क्या हो जाएगा? नमस्ते हो जाएगा। मनः धनताप, मनस्ताप हो जाएगा। दुह धनतर, दुस्तर हो जाएगा। निहि धन तेज, निस्तेज हो जाएगा। निहि धन संताप, निस्संताप हो जाएगा। दुह धन शासन, दुशासन हो जाएगा। आगे देखते हैं। और ये है विसर्ग संधि का लास्ट नियम, छठा। विसर्ग का लोप हो जाता है। अब किस अवस्था में, किस परिस्थिति में विसर्ग का क्षय हो जाता है उसे देख लेते हैं। सॉरी, विसर्ग का क्षय हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है। विसर्ग के बाद छा हो तो विसर्ग क्या हो जाएगा? लुप्त हो जाएगा और चा का आगमन हो जाता है। अब कैसे हो जाता है? अनुह धन छेद, अनुह धन छेद। तो विसर्ग के बाद छा आ रहा है, तो विसर्ग किस में बदलेगा? विसर्ग का लोप हो जाएगा और चा जो है किस में जुड़ जाएगा? छा में चा जुड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? अनुह धन छेद, अनुच्छेद हो जाएगा। छत्र धन छाया, छत्र छाया हो जाएगा। अगला ये छठे का दूसरा नियम है कि यदि विसर्ग के बाद रा हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है और उसके पहले का स्वर्ग दीर्घ हो जाता है। क्या कह रहा है नियम? नियम ये कह रहा है कि यदि विसर्ग के बाद रा हो तो विसर्ग जो है वो क्या हो जाएगा? लुप्त हो जाएगा और उसके पहले का स्वर, जो विसर्ग के पहले स्वर लगा हुआ है वो दीर्घ हो जाता है। जैसे निधन रोग, निधन रोग। तो विसर्ग के पहले जो ना शब्द दिया गया है, वर्ड दिया गया है, नी जो शब्द दिया गया है, इस पर छोटी ई की मात्रा लगी हुई है, लेकिन अब यहाँ पर रा है, रा से मेल हो रहा है ना, तो ये जो नी है ये नी में बदल जाएगा, दीर्घ हो जाएगा ये। ठीक है, देखिए आप लोग। फिर दूसरा है निधन रस, तो क्या मात्रा लग जाएगी? बड़ी ई की मात्रा लग जाएगी, क्योंकि यहाँ रा है और यहाँ विसर्ग है, तो नीरस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नीरस हो जाएगा। तीसरा नियम क्या है देख लेते हैं। यदि विसर्ग से पहले आ या आ हो तो विसर्ग के बाद कोई भिन्न स्वर हो। यदि विसर्ग से पहले आ या आ हो तो सॉरी हो और विसर्ग के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे अतः धन एव, अत एव। क्या कह रहा नियम? देखिए आप लोग ध्यान से देखना। यदि विसर्ग से पहले आ या आ, मतलब कि विसर्ग से पहले चाहे छोटा आ हो या बड़ा आ हो और विसर्ग के बाद कोई भिन्न स्वर हो, मतलब सेम सेम ना हो, कोई दूसरा स्वर हो, तो विसर्ग क्या हो जाएगा? विसर्ग का लोप हो जाता है। अतः धन एव, तो ता से पहले आ रहा है ना, अतः धन एव, तो अत एव हो जाएगा। तो आज की जो हमारी क्लास थी यहीं तक थी। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और कल की वीडियो में हम संधि विच्छेद देखेंगे। आज हमारी संधि खत्म हो गई और संधि विच्छेद हम कल वाली वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कोई परेशानी हो या कुछ ना समझ में आया हो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं कल। धन्यवाद।